कैसे हैं दोस्तों। 7 सितंबर 1812 को बोरोडिनो के मैदान में एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने उस सल्तनत के उरूज का सूरज गुरूब कर दिया, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसके उरूज का सूरज अब कभी नहीं डूबेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूसी और फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट की इस जंग में, जिसको रूस के बोरोडिनो मैदान में लड़ा गया था। दोस्तों, जनरल कुतुज़ोव के आने के बाद रूसियों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ फैसलाकुन जंग करने का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट बहुत खुश हुए थे, क्योंकि वो भी तो यही चाहते थे कि रूसी उनसे फैसलाकुन जंग करें। इसके बाद नेपोलियन ने अपनी थकी हारी फौज को जोश दिलाकर आगे बढ़ाया और बोरोडिनो पहुंच गए, जिसके बाद 7 सितंबर 1812 को एक जंग लड़ी गई। लेकिन जैसी जंग नेपोलियन चाहते थे, उस जंग के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। बोरोडिनो की लड़ाई के लिए नेपोलियन के पास 1,30,000 फौजी और 587 गन थी। रूसियों के पास 1,20,000 फौजी और 640 तोपें यानी गन थी। यानी दोनों फौजों की तादाद और ताकत में बहुत थोड़ा फर्क था। लेकिन रूसियों को एक एडवांटेज था कि उनके फौजी ज्यादातर ताजादम थे, जबकि फ्रेंच सोल्जर सैकड़ों किलोमीटर दूर से सफर करके आए थे। और थके हुए फ्रांसीसियों के साथ दोस्तों एक मसला ये भी हो गया था कि उनके मरकजी कमांडर नेपोलियन शदीद बीमार हो गए थे। अपनी बीमारी की वजह से वो सही फैसले भी नहीं कर पा रहे थे। फ्रांसीसियों के हिसाब से ये सही हालात नहीं थे जंग के लिए, लेकिन फिर भी बीमार नेपोलियन ने जंग शुरू कर दी। दोनों फौजों की सूरत हाल ये थी कि दोनों फौजों के बीच में दरिया मॉस्को बह रहा था। रूसी फौजों ने दरिया के साथ साथ छोटी छोटी पहाड़ियों पर पोजीशन ले रखी थी। उन्होंने दुश्मन के पहुंचने से पहले ही मट्टी के किले बनाकर उनमें तोपें नस्ब कर दी थीं। रूसी फौजों के सेंटर में भी एक बड़ा किला था, जिसमें कम से कम 18 तोपें नस्ब कर दी थीं। इसके अलावा उन्होंने अपनी दिफाई लाइन के साथ साथ फौजियों के लिए महफूज मोर्चे भी बना रखे थे। नेपोलियन ने इस जंग के लिए लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी के बजाय अपनी फौज को दुश्मन की फौज पर हमला करने का हुक्म दे दिया था। ऐसा हमला करना खतरनाक भी हो सकता था, क्योंकि दुश्मन अपनी महफूज पोजीशन से फायरिंग करके दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचा सकता था। नेपोलियन के जनरल ने उन्हें मशवरा दिया कि आप सीधा हमला न करें, मुझे 40,000 फौज दीजिए, मैं रात को दरिया पार करके दुश्मन को पीछे से घेरने की कोशिश करूंगा। लेकिन नेपोलियन ने इनकार कर दिया। 7 सितंबर की सुबह फ्रांसीसी तोपखाने ने रूसियों पर शदीद बमबारी शुरू कर दी। रूसी तोपखाने ने भी इसका जवाब दिया। इसके बाद फ्रांसीसी फौज दरिया पार करके दुश्मन पर सामने से ही हमला कर दिया। लेकिन दुश्मन की पोजीशन पर कब्जा करना आसान नहीं था। रूसी फौजी अपनी दिफाई पोजीशन और मट्टी के किलों से गोले बरसा रहे थे। जब फ्रांसीसी फौजी करीब पहुंचते तो रूसी उन पर गोलियां बरसाने लगते। रूसियों की खतरनाक फायरिंग ने फ्रांसीसी की फौज के जत्थे उड़ाकर रख दिए। जो फ्रांसीसी फौजी कमांडर फील्ड में मौजूद थे, उन्हें इस बात पर भी परेशानी होने लगी थी कि नेपोलियन अगले मोर्चे में उनके साथ क्यों नहीं है। उनके लिए कोई भी फैसला फौरी लेना इसलिए भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि शहंशाह तक पैगाम पहुंचते और फिर उनका जवाब आने में बहुत वक्त लग जाया करता था। उनके एक कमांडर ने गुस्से में अपने फौजियों से ये भी कहा कि शहंशाह अगली सफों में क्यों नहीं है। अगर वो फैसला लेने की हालत में नहीं है तो लौट जाएं और हमें कमान करने दें। लेकिन नेपोलियन ना तो कमान छोड़ रहे थे और ना ही फौज को सही तरह लीड कर रहे थे। वो चिड़चिड़े और बदमिजाज भी हो चुके थे। नाकामी की कोई बात उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। इसका नतीजा ये निकला कि फ्रांसीसियों को शदीद मुश्किलात पेश आने लगी। बढ़ते हुए जानी नुकसान की वजह से फ्रांसीसियों को अपने रिजर्व दस्ते भी वक्त से पहले मैदान में उतारना पड़े। आखिर फ्रांसीसी भारी जानी नुकसान उठाकर रूसी मोर्चों के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। दोनों फौजी आपस में एक दूसरे को मौत के घाट उतारने लगे। रूसी फौजी तो इस जिगर से लड़ रहे थे कि दूर खड़े दूरबीन से देख रहे नेपोलियन भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने एक करीबी साथी से कहा कि रूसी तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि लड़ने वाली मशीन हो। वो ऐसे किले बन चुके हैं जिन्हें अब तोप के गोले ही तबाह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रूसी फौज की इतनी बहादुरी भी फ्रांसीसियों की फौज की पेशकदमी न रोक सकी।
रूसी फौजी अपनी कमजोर सी पोजीशन पर ज्यादा मजामत करने की वजह से भारी जानी नुकसान उठा रहे थे। जंग के शुरू में फ्रांसीसियों का नुकसान ज्यादा हुआ था, लेकिन लड़ाई के आखिर में रूसियों का जानी नुकसान फ्रांसीसियों से कहीं ज्यादा बढ़ गया। शाम होने तक 45,000 रूसी और 35,000 फ्रांसीसी फौजी मौत के घाट उतर चुके थे, यानी एक ही दिन में तकरीबन 79,000 फौजी मारे जा चुके थे। रूसी फौजियों को उनकी फ्रंट लाइन से बहुत पीछे ढकेला भी जा चुका था। बज़ाहिर तो फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन नेपोलियन को जिस फैसलाकुन फतेह की तलाश थी वो उन्हें नहीं मिल सकी थी। इसकी वजह ये थी कि जंग के हर नाजुक मौके पर उन्होंने फ्रंट लाइन पर ज्यादा फौजें भेजने से या तो इनकार कर दिया था या फिर बहुत देर कर दी थी। इस तरह उन्होंने अपने कमांडर की बार बार दरख्वास्त पर अपनी फोर्स को, जिसे रिजर्व में रखा हुआ था, उन्हें लड़ने के लिए नहीं भेजा। इसका नुकसान ये हुआ कि फ्रांसीसियों को जो रूसी फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती थी वो बच गई। जब 7 सितंबर को सूरज डूबा तो रूसी जनरल कुतुज़ोव ने अपनी फौज को मॉस्को की तरफ से पीछे हटा लिया। फ्रांसीसी फौज अपनी पोजीशन से रूसी फौज को जाते हुए देख रही थी, लेकिन वो उनका पीछा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी पहले से थकी फौज को दिन भर की लड़ाई ने और थकाकर निढाल कर दिया था। यूं रूसियों का मरकजी लश्कर एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो गया। ये जो सुनहरी गुम्बद और स्लीव वाली यादगार आप देख रहे हैं, ये उसी लड़ाई की याद में बोरोडिनो में तामीर की गई थी। इसके अलावा जनरल कुतुज़ोव की यादगार भी यहाँ मौजूद है, जिस पर एक शाहीन पर फैलाए बैठा है। दोस्तों, बोरोडिनो की लड़ाई को नेपोलियन की सबसे खूनी जंग में से एक माना जाता है। बज़ाहिर इसमें नेपोलियन जीत तो गए थे, लेकिन ये फैसलाकुन फतेह बहरहाल नहीं थी। रूसी फौज अब भी पूरी तरह यूनाइट थी, हमले के लिए तैयार थी। पसपाई के बावजूद रूसी कमांडर जनरल कुतुज़ोव फतेह के लिए अब भी पुरुमीद थे। बोरोडिनो के मैदान से पीछे हटने के बाद उन्होंने एक गांव में अपने कमांडर के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने रूसी शहंशाह से इजाजत लिए बगैर अपने तौर पर एक खतरनाक बहादुराना स्टेप लिया और मॉस्को का और दिफा न करने का फैसला लिया। उन्होंने इस शहर को खाली छोड़कर पीछे हटकर किसी और नई जगह पोजीशन लेने का फैसला किया। उनके ख्याल में वो इस तरह फ्रांसीसी फौज को और थका सकते थे। अब ये हुआ कि वो मॉस्को शहर के मशरिक में पसपा हुए और फ्रेंच आर्मी मगरिब की तरफ से आ रही थी। उसके लिए मैदान खाली छोड़ दिया। बोरोडिनो की लड़ाई के एक हफ्ते बाद 14 सितंबर को नेपोलियन अपनी फौज के साथ मॉस्को में फातेहान दाखिल हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो इतना बड़ा शहर खाली था। शहर की तकरीबन 2.5 लाख की आबादी में से सिर्फ 25,000 ही लोग बाकी थे। इनमें भी ज्यादातर गैर मामूली या जख्मी रूसी फौजी या मुस्लिम लोग थे, जिन्हें शहर छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। थके हुए फ्रेंच सोल्जर खुश थे कि अब उन्हें आराम मिलेगा, बल्कि खाना मिलेगा। लेकिन रूसी अपने शहर के अंदर वो इंतजाम करके गए थे कि दुश्मन भी क्या करते। दरअसल दोस्तों, मॉस्को के रूसी गवर्नर जनरल कोंग्रोस्ट्रक्चर ने कुछ लोगों को बारूद देकर शहर में छुपा दिया था, ताकि नेपोलियन की आमद के बाद वो शहर को जला दें। ये इसलिए था ताकि फ्रांसीसियों को मॉस्को शहर नहीं बल्कि राख का ढेर मिले और वो यहाँ सुकून से न रहें। तो बारूद से मुसल्ला ये लोग शहर में आग लगाकर अगले रोज फरार हो गए। 3 रोज की कोशिशों के बाद फ्रेंच आर्मी ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन शहर का बड़ा हिस्सा जल चुका था, तबाह हो चुका था। फ्रांसीसी फौज ने बचे कुचे शहर में ही पड़ाव डाल दिया। नेपोलियन चाहते तो मॉस्को से घर वापस यानी फ्रांस लौट सकते थे शहर पर कब्जे के बाद, लेकिन वो समझ रहे थे कि अगर वो मॉस्को पर काबिज रहेंगे तो रूसी शहंशाह अमन की भीख मांगते हुए जरूर उनके पास चले आएंगे। लेकिन दोस्तों, तीसरी मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ। अलेक्जेंडर वन को मॉस्को वापस लेने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें तो इंतजार था मौसम सरमा का। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फौजी मुहिम का सबसे अहम कमांडर जनरल विंटर है और ये जो अब शुरू हो रहा है और नेपोलियन के साथ अब कोई अमन का मुआहदा नहीं होगा। जनरल विंटर अब नेपोलियन से जंग करेगा, यानी सर्दी का मौसम। वाकई दोस्तों, रूस का शदीद बर्फबारी वाला मौसम यानी मौसम सरमा विंटर सीजन शुरू होने ही वाला था।
और नेपोलियन मॉस्को से निकलने में जितनी देर करते जा रहे थे, बर्फबारी उतनी ही करीब आती जा रही थी। 14 सितंबर से 19 अक्टूबर तक नेपोलियन मॉस्को में ही टिके रहे और रूसियों के जाल में आ गए। अक्टूबर में जब रूस में और मॉस्को में बर्फबारी पड़नी शुरू हुई तो नेपोलियन थोड़ा परेशान हुए। दोस्तों, आप जान चुके हैं कि नेपोलियन तो रूस में ज्यादा रहने की प्लानिंग करके नहीं आए थे, इसलिए उनकी फौज के पास सर्दियों से बचने का कोई बंदोबस्त ही नहीं था। उनके पास कोई लिबास भी नहीं था। जले हुए मॉस्को से भी उन्हें ऐसा कोई सामान नहीं मिला कि वो इतनी बड़ी फौज के लिए मौसम सरमा से बचने के लिए कोई बंदोबस्त कर सकें। फ्रांसीसी फौज अब खाली हाथ थी। नेपोलियन के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो सारे रूस को झुकाने का ख्वाब छोड़ दें और अपनी फौज बचाने की फिक्र करें। उन्होंने फौरी फैसला लिया और जल्दी जल्दी में अपनी फौज को लेकर लिथुआनिया की तरफ चल पड़े, जो उनका कैपिटल था। वो जल्द से जल्द इस खतरनाक इलाके से निकल जाना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी, यानी उनके पास वक्त ही नहीं बचा था। फ्रांसीसी फौज की मॉस्को से पसपाई एक खतरनाक चैलेंज था। उन्हें शदीद बर्फबारी के दौरान कम खाने पीने के सामान के साथ 950 किलोमीटर का सफर भी तय करना था। ये सफर भी इस तरह का था कि रास्ते भर से खून के प्यासे रूसियों के हमले भी बहरहाल बर्दाश्त करना थे। तो ऐसे में नेपोलियन जब मॉस्को से निकले तो उनकी बची कुची फौज भी तबाह होना शुरू हो गई। 19 अक्टूबर के रोज 1 लाख फ्रांसीसियों ने मॉस्को से विलिनियस की ओर सफर करना शुरू कर दिया, लेकिन ये फौज कम, ताजरों का काफिला ज्यादा लग रही थी। दरअसल दोस्तों, फ्रांसीसी फौजियों ने मॉस्को में आग बुझाने के दौरान बेपनाह लूट मार की थी। मॉस्को के शहरी जो सामान अपने साथ नहीं ले जा सके थे, वो इन फौजियों ने लूट लिया था। हर फ्रांसीसी फौजी के पास इतना माल जमा हो चुका था कि इसे संभालना ही एक चैलेंज था। लेकिन ये सारी दौलत भी ना तो उनका पेट भर सकती थी और ना उनके जिस्म को गर्म रख सकती थी। उल्टा ये मालो दौलत उनके लिए एक बोझ बन गया था। इस सामान ने उनके सफर की रफ्तार भी कम कर दी थी, यानी सुस्त कर दी थी। इसी वजह से रूसियों को भी मौके मिल गए कि वो इस कमजोर और सुस्त फ्रांसीसियों को जख्म पर जख्म दें। चुनांचे वो चारों तरफ से फ्रांसीसियों पर टूट पड़े। हो ये रहा था कि एक तरफ तो मॉस्को के करीब बैठी जनरल कोटोजोव की फौज उनके पीछे लग गई थी। फिर मकामी आबादी, जिनमें देहाती सिपाही भी शामिल थे, उन्होंने भागती हुई फ्रेंच आर्मी पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। मतलब ये कि मॉस्को से लेकर विलिनियस तक फ्रांसीसी फौज का ऐसा कत्लेआम हुआ कि तारीख में इसकी मिसालें नहीं मिलती। कदम कदम पर फ्रेंच सिपाहियों की लाशें गिरने लगी। कुछ अरसे तक तो फ्रांसीसियों ने रूसियों से मुकाबले की कोशिश की। चल लड़ाइयाँ भी हुई जो बहुत सख्त मानी जाती हैं, लेकिन हर बार फ्रांसीसी फौज को शिकस्त ही होती थी। हर नाकामी के साथ फ्रेंच आर्मी की भागने की रफ्तार और भी तेज होती गई, जिसके साथ फौज का डिसिप्लिन भी बिल्कुल खत्म होता गया। फ्रांसीसी सिपाही लूट का माल फेंककर जाने बचाने के लिए भाग खड़े हुए। हजारों फ्रेंच सिपाही सोना चांदी फेंककर रोटी की तलाश में भागे और रूसी कैंप में घुसकर खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन रूसियों के पास भी इतनी खुराक कहाँ थी कि वो अपने साथ साथ इतने कैदियों का पेट भर सकें। चुनांचे बेशुमार फ्रेंच सिपाही भूखे प्यासे इस रूसी कैंप में ही दम तोड़ गए। फ्रेंच आर्मी ने बहुत से बीमार और भूखे सिपाहियों को पीछे छोड़ दिया। भारी तोपें उठाने वाली गाड़ियां भी दुश्मन के हमलों से या तो तबाह हो गई थी या पीछे छोड़ दी गई थी। पसपा होते फ्रांसीसी फौज एक डिसिप्लिन काफिला भी नहीं रही थी, बल्कि बेशुमार टोलियों में छोटे बड़े टुकड़ों में बट चुकी थी। इसकी जो टोली दुश्मन के हाथ आ जाती वो मारी जाती। बचने वाले सिपाही अपने मरने वाले सिपाहियों की लाशें छोड़कर आगे बढ़ जाते। हजारों लाशें बर्फ के नीचे दफन होती चली गईं। बर्फबारी -20 डिग्री की सर्दी और दुश्मन के शदीद हमलों से बहाल फ्रांसीसी फौज बेलारूस के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए आखिरकार दिसंबर में विलिनियस पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट इस फौज के साथ नहीं थे, मतलब अपनी ही फौज के साथ नहीं थे। वो एक दो बार रूसियों के हाथों गिरफ्तार होते होते भी बचे थे, जिसके बाद बर्फ पर तेज रफ्तार से
चलने वाली गाड़ी जिसे स्लेज कहते हैं उसमें बैठकर फौज के आगे फ्रांस की ओर फरार हो गए। आपको बता दें दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की रिवायत रही है वो अक्सर अहम मौकों पर अपनी फौज को छोड़कर फ्रांस की तरफ भाग जाया करते थे। इससे पहले उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ मुहिम के दौरान भी यही किया था और वो मिस्र में अपने फौजियों को दुश्मन के घेरे में छोड़कर खुद पेरिस आ गए थे ताकि शहंशाह बन सकें। उन पर इल्जाम भी है कि शाम में फौजी मुहिम के दौरान उन्हें जाफा शहर में अपने कुछ बीमार फौजियों को जहर दे दिया गया था ताकि उन्हें उठाकर ले जाना ना पड़े। उनसे एक जुमला ये भी मिलाया जाता है कि मैं लोगों की परवाह तब तक ही करता हूँ जब तक वो मेरे लिए फायदेमंद साबित होते हैं। तो इसी तरह वो रूस में भी अपनी फौज को छोड़कर भाग निकले थे क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि अब ये फौज उन्हें जंग जीतकर देने के काबिल तो नहीं रही थी। नेपोलियन के फरार के बाद दोस्तों उनकी तबाहाल फौज विलिनियस में दाखिल हुई और उन्हें खाने पीने का जो कुछ सामान मिला तो फौरी होश खो बैठे। भूखे फौजियों ने इतना खाना खाया कि सैकड़ों फौजी अब ओवर ईटिंग की वजह से मर गए। हजारों बीमार फौजी जो जैसे तैसे शहर तक पहुंच गए थे उनकी सांसें भी यहीं तक साथ दे पाईं और वो भी मर गए। नेपोलियन की रशियन कैंपेन का नतीजा ये निकला कि 4.5 लाख की असीम और शान फौज में से महज 20,000 ही फौजी जिंदा बचकर पोलैंड वापस आ पाए। हजारों जख्मी सिपाही अभी विलिनियस के अस्पतालों में ही थे और पोलैंड नहीं आ सके थे। कुछ अरसे बाद जब रूसी फौज भी विलिनियस में दाखिल हुई तो उन्होंने इन्हीं जख्मी सिपाहियों को अस्पतालों की खिड़कियों से निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बहुत से फ्रांसीसी फौजी इसी तरह जान से चले गए जबकि बाकी इलाज न होने की वजह से सिसक कर दम तोड़ गए। रूसियों ने फ्रांसीसियों की लाशों को अस्पताल से निकालकर एक जगह जमा किया तो लाशों का ढेर 3 मंजिला इमारत जितना जमा हो गया। इनमें बहुत सी लाशें दरिया में फेंक दी गईं। हजारों सिपाहियों को उनके इन्हीं कब्रों में दफन कर दिया गया। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि आज भी रूस में इनकी लाशें या उस जगह से मुतालिक बहुत सी चीजें मिलती रहती हैं और इन लोगों की हड्डियों से जरा भी पता नहीं चलता कि कौन फ्रांसीसी था और कौन रूसी, दोनों इंसान ही लगते थे। बहरहाल दोस्तों, इन बाकियात में से जब भी कोई मिलता उसे पूरे एहसास के साथ दफन कर दिया जाता। तरकीब भी होती थी, ऐसी तकरीब जिसमें रूसी और फ्रांसीसी फौजियों की औलादों में से बहुत से अफराद शामिल होते थे। बहरहाल दोस्तों, नेपोलियन का रूस को फतेह करने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका था और उनकी खुद की जान के लाले पड़ गए थे। तो दोस्तों, हमने आपको इस व्लॉग में यहाँ तक बताया, बाकी की कहानी हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।